हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और इसमें हमारा आज का टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स में सबसे पहली टर्म आती है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है जब करैक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, आगे ट्रांसफर होते हैं, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी। अब ये वाला जो हेरिडिटरी प्रोसेस होता है, अब आपने सुना होगा कई बार किसी को ना कोई बीमारी होती है, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है या कोई और ऐसी दिक्कत है, तो बोल देते हैं, डॉक्टर्स जनरली बोल देते हैं कि ये तुम्हारी हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। जैसे कि पहले तुम्हारी मदर को था, फिर उनकी मदर या फादर को था, फिर उनके मदर या फादर को, तो ऐसे हेरिडिटरी ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो हेरिडिटरी क्या होता है? जब कोई भी करैक्टर, ठीक है, चाहे कोई बीमारी है या कोई और दिक्कत परेशानी है, जब वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है तो उसको बोलते हैं हेरिडिटरी। अब हेरिडिटरी का जो प्रोसेस होता है जिसमें करैक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, इसकी जो स्टडी होती है इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स टर्म है ये सबसे पहले दी थी डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में। जो टर्म जीन है, जीन टर्म दी थी जॉनसन ने, ये दी थी इन्होंने 1909 में। फिर थे एक हमारे साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट करा था 1822 से लेकर 1884 के बीच में। इस एक्सपेरिमेंट में फिर इन्होंने दिया था हेरिडिटी का आइडिया कि हेरिडिटी नाम की भी कोई चीज होती है, कि ऐसे करैक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं और इनको बोलते हैं हेरिडिटरी करैक्टर्स। इसीलिए ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फिर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करा था, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने चूज करा था एक पी प्लांट लिया था। पी प्लांट में इन्होंने फिर क्रॉस ब्रीडिंग कराई थी। इसमें इन्होंने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिर इन्होंने देखे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, सेकेंड जनरेशन में क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। ऐसे फिर इन्होंने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। डाई हाइब्रिड जो क्रॉस था उसमें भी इन्होंने सेम ये वैरायटी ली थी। इसमें इन्होंने एक राउंड एंड येलो सीड लिया था, एक रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड लिया था। फिर इसकी आगे क्रॉस पॉलिनेशन करी थी। इसमें भी फिर इन्होंने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के आगे रिजल्ट्स बताए थे कि क्या क्या आगे हुआ था। ये वाला अगर आपने डिटेल में करना है तो बुक में वैसे इन्होंने दे रखा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी दे रखा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी दे रखा है, बट ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था इसमें इन्होंने सिंपल एक टॉल वैरायटी ली थी पी की और एक ली थी ड्वार्फ वैरायटी, ठीक है। तो इन दोनों का इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया था। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद इन्होंने फिर फर्स्ट जनरेशन में देखा कि ये जो टॉल है ये डोमिनेट कर रहा है करैक्टर। फिर सेकंड जनरेशन में भी इन्होंने देखा, सेकंड जनरेशन में फिर ये 4 तरह के रिजल्ट्स निकले थे, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें 50% चांस थे टॉल हाइब्रिड के, 3 थे इसमें। 50% चांस थे टॉल हाइब्रिड के और 25% चांस थे टॉल के और 25% चांस थे ड्वार्फ के, ठीक है, कि ड्वार्फ वैरायटी होगी। तो ये ऐसे इन्होंने ये कुछ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट निकाला था, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। आगे कुछ ये लॉज दे रखे हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं। वैसे इनमें से भी कुछ अभी तक तो एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, आगे का कुछ पता नहीं है, बट आगे भी अभी तक इन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं बनाया तो आगे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, जो हम इसके बाद करेंगे। वो चीजें जो टर्म्स होती है ना बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, या इसके जितने भी साइटोलॉजी में हमने करी थी, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं हम। लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट, इसमें मेंडल ने क्या बोला था? इसमें मेंडल ने बोला था कि 2 डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस। जब 2 डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स आते हैं किसी इंडिविजुअल में तो उसमें एक ही एक्सप्रेस होता है। कौन सा एक्सप्रेस होता है? वो होता है डोमिनेंट करैक्टर, हमेशा। अब ये मेंडल ने बताया था, ठीक है, कि जो डोमिनेंट करैक्टर होता है ना किसी भी इंडिविजुअल में, जो डोमिनेंट करैक्टर है, जैसे इन्होंने पिजन का देखा था, एक टॉल वैरायटी ली और एक ली थी ड्वार्फ वैरायटी। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें
इन्होंने बोला कि जो टॉल वाले डोमिनेंट जीन्स है ना, ये आगे डोमिनेंट हो रहे हैं, जो डोमिनेंट यूनिट फैक्टर है ये एक्सप्रेस हो रहा है डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, बट जो रिसेसिव यूनिट फैक्टर है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं रहा, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं कर रहा, डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कि टॉलनेस में जो ये टॉल एंड ड्वार्फ वैरायटी ली थी, इसमें जो टॉलनेस वाला करैक्टर था ना ये डोमिनेट कर रहा है, ड्वार्फनेस वाला डोमिनेट कर ही नहीं रहा। ये मेंडल ने बोला था लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट में। फिर आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ने क्या बोला था? ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड पेरेंट ओनली शो डोमिनेंट कैरेक्टर इन F1 जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो क्रॉस ब्रीड हुई थी पेरेंट्स थी, उसमें जो ऑफस्प्रिंग आगे बना था, जो बच्चा था ऑफस्प्रिंग बना था, उसमें वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स शो कर रहे थे फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर्स को वो शो कर रहा है जो ऑफस्प्रिंग है। फिर आता है इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या आता है? बोथ द कैरेक्टर्स विच आर गॉन्ड बाय जीन इज सेपरेटेड। ये क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जो दोनों कैरेक्टर्स है ना, चाहे टॉल हो या ड्वार्फ हो, ये दोनों जीन में अलग अलग होते हैं, दोनों कैरेक्टर्स ही जीन में। अब आगे जाकर कौन सा आगे डोमिनेट करेगा ये वो डिपेंड करता है, बट कैरेक्टर्स दोनों ही होंगे जीन्स में। फोर्थ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या है, जब डाई हाइब्रिड होता है या ट्राई हाइब्रिड होता है 2 या 3 पेयर्स में, तो इसमें हम जो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आगे से आगे जाकर रीटेक होते हैं, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं। ये कोई F1 या F2 जनरेशन पे डिपेंडेंट नहीं होते। ये वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है आगे जो कैरेक्टर्स की होती है डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। मोनो हाइब्रिड की बात अलग है, डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में उसकी बात कर रहे हैं। उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो F1 या F2 जनरेशन पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपना इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। फिर टर्म्स देख लेते हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड। कुछ टर्म्स यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि लिंकेज हो गया। जो लिंकेज है ये मेंडल लॉ की एक एक्सेप्शन है। कैसे है? इसमें है कि जो अलग अलग जीन्स आते हैं ना, जो जीन्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच्ड होते हैं, जब हमने पीछे क्रोमोसोम वाला टॉपिक मैंने एक्सप्लेन करा था, तो उसमें मैंने बताया था जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, जो जीन्स क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं। बट मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने बोला था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ना वही आगे डोमिनेट कर रहा है, वही खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। बट यहाँ पे मेंडल लॉ की एक्सेप्शन है। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि जो डिफरेंट जीन्स होते हैं ना, सेम क्रोमोसोम पे जो डिफरेंट जीन्स होते हैं, दोनों ही अपने आप को इंडिपेंडेंटली, दोनों ही अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे नहीं है कि इंडिपेंडेंटली जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डोमिनेंट एक्सप्रेस नहीं कर रहा, दोनों के दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं जब वो जीन्स क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच होते हैं। जो टर्म थी लिंकेज, जो वर्ड है लिंकेज, ये सबसे पहले दिया था मॉर्गन ने 1910 में। फिर नेक्स्ट टर्म आती है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? जीन में जब सडन चेंज आती है एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन में, जब जीन्स में चेंज होती है तो उस चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन। जो म्यूटेशन है ये किसी भी वजह से हो सकती है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो हाई यूवी रेडिएशंस होती है उसकी वजह से भी कई बार जीन्स की म्यूटेशन हो जाती है। जो म्यूटेशन टर्म था ये किसने दिया था? ह्यूगो दी वरीस ने। नेक्स्ट आता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? जब कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होती है। कैरेक्टर सेम टू सेम कॉपी नहीं होते, उनमें कोई ना कोई चेंज होता है। जो कैरेक्टर्स में चेंज होता है ये क्यों चेंज होता है? ये चेंज होता है जीन्स की रिकॉम्बिनेशन की वजह से। जब जीन्स की रिकॉम्बिनेशन होती है तो उसकी वजह से आगे जो कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होता है वो मदर जैसा सेम टू सेम नहीं होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है अपने पेरेंट से। इसको बोलते हैं, ये वाला जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं वेरिएशन। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोमल एबिरेशन। क्रोमोसोमल एबिरेशन क्या होता है? जब क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन। नेक्स्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग होता है जब हम किसी सिंगल सेल से सेम जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करते हैं, कॉपी करके आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, सेम टू सेम वैसा ही दिखने वाला हम एक ऑर्गेनिज्म और तैयार कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लोनिंग। फॉर एग्जाम्पल शीप डॉली।
शीप डॉली सिंगल सेल से प्रोड्यूस करी गई है। और जो शीप डॉली है, जो शीप डॉली है, ये वर्ल्ड का पहला क्लोन है जो कि एक अडल्ट एनिमल से बनाया गया था। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, शीप डॉली को बनाया था। और शीप डॉली वर्ल्ड का पहला क्लोन है, राइट। नेक्स्ट है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी और प्लूरिपोटेंसी, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। ये होता क्या है टोटिपोटेंसी और प्लूरिपोटेंसी? ये होता है एबिलिटी ऑफ अ सेल टू ग्रो और डेवलप। कोई भी सेल जब ग्रो होता है या डेवलप होता है तो उसको बोलता है टोटिपोटेंसी और प्लूरिपोटेंसी। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है टोटिपोटेंसी में जब सेल ग्रो होता है तो सेल ग्रो होकर वो एक आगे कंप्लीट प्लांट बना लेता है या कोई कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। प्लूरिपोटेंसी में क्या होता है? प्लूरिपोटेंसी में सेल आगे डेवलप होता है, ग्रो होता है और ग्रो होकर वो अपने ही तरह के और सेल्स एनिमल बॉडी में बना लेता है। इसमें वो कंप्लीट प्लांट या ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, वो आगे डेवलप होकर अपनी ही तरह के और सेल्स बना लेता है। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको जीएमओ भी बोलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये होते हैं जीन्स की मैन्युपुलेशन करके जब हम अपने हिसाब से कोई ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसमें हम डीएनए के सेगमेंट को कहीं और से डीएनए के एक सेगमेंट को कट करते हैं और किसी और डीएनए के साथ उसको ज्वाइन कर देते हैं। मतलब कि हम जीन्स की मैन्युपुलेशन करके अपने हिसाब से अपनी तरह की ऑर्गेनिज्म की एक वैरायटी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें हम मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ये होते क्या है ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स? ये बेसिकली क्रोमोसोम्स ही होते हैं। जो ऑटोसोम्स होते हैं इसमें वो सारे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं जो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल का कैरेक्टर शो होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन है, ह्यूमन में 23 पेयर्स है क्रोमोसोम्स के। आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जो 22 पेयर्स हैं ये है ऑटोसोम्स और जो 1 पेयर है वो है सेक्स क्रोमोसोम। हमने जब क्रोमोसोम शुरू किया था तो उसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो मेल होता है मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो पेयर है ये दोनों में सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर है। नेक्स्ट है जीनोम। जीनोम जो हैप्लॉइड सेल में जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं जीनोम। नेक्स्ट है प्लाज्माजन। प्लाज्माजन जो साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनेलिज में जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं प्लाज्माजन। नेक्स्ट है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन जो जीन का फंक्शनल यूनिट होता है उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट है म्यूटॉन। म्यूटॉन क्या होता है? जब जिसकी वजह से जीन में म्यूटेशन होती है। अब कुछ जीन्स होते हैं ना जिनमें थोड़ी ऑल्टरेशन होती है जिसकी वजह से म्यूटेशन होती है, तो वो वाले जीन्स जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जिन जीन्स की वजह से म्यूटेशन होती है उनको बोलते हैं म्यूटोन। रेकॉन क्या होते हैं? रेकॉन वो वाले जीन्स होते हैं जो रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करते हैं, वो वाले जीन्स को बोलते हैं रेकॉन। नेक्स्ट फिर कुछ और इंफॉर्मेशन है जेनेटिक्स से रिलेटेड ही है, टर्म्स दे रखी है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। जो जीन्स की मॉडर्न डेफिनेशन है ये दी थी एस बेंजर ने 1962 में। जीन्स में जो मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं प्लियोट्रोपिक। जब जीन्स का एक पेयर किसी दूसरे का जो इफेक्ट है, किसी दूसरे यूनिट का जो इफेक्ट है उसको हाइड कर लेता है, उसको बोलते हैं एपिस्टैसिस। एपिस्टैसिस में क्या होता है? एपिस्टैसिस में क्या होता है? जब जीन का एक पेयर किसी दूसरे यूनिट के इफेक्ट को हाइड कर देता है, उसको शो ही नहीं होने देता, तो उसको बोलते हैं एपिस्टैसिस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये एक क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम बच्चे के पेरेंट्स का पता लगा सकते हैं। ये क्रिमिनल प्रोसीजर में बेसिकली यूज होता है कि जिसमें हम किसी पर्सन की फिंगरप्रिंटिंग देखते हैं तो फिर उसको किसी और की फिंगरप्रिंटिंग के साथ मैच करते हैं, तो उससे हम एग्जैक्टली क्रिमिनल का पता लगा सकते हैं। हम फालतू में किसी पर शक नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी पर डाउट भी है कि इस बंदे ने चोरी की हो सकती है, तो हम जो क्राइम सीन है तो वहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग की वजह से, हम फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि ये वाला जो पर्सन है वो वहाँ पे क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये फायदा होता है हमें।
नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डिस्कवरी करी थी टैमिन एंड बाल्टीमोर ने। फिर है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एंड जीन थेरेपी। इन दोनों का जो हमारे हेल्थ सेक्टर में जो यूज है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी और जीन थेरेपी, इनका यूज पॉसिबल हुआ है थ्रू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का एक प्रोसेस लेकर आए हैं और एक जीन थेरेपी लेकर आए हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी क्या होती है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होती है कि जिस ऑर्गन में डिफेक्ट है स्पेसिफिकली ड्रग को उसी ऑर्गन में इंसर्ट करना विद द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी में हम जीन्स की अल्ट्रेशन कर देते हैं, जीन्स को बदल ही देते हैं। जिन जीन्स की वजह से कहीं पर बीमारी है तो वो वाले जीन्स को हम बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। जीन थेरेपी बेसिकली जो ट्यूमर्स होते हैं, जैसे किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं ना, कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं, जो कैंसर कॉजिंग सेल्स के साथ हम कुछ वायरस को छोड़ देते हैं। तो वायरस क्या करेगा? वायरस हर्ब्स वगैरह प्रोड्यूस करेगा, तो उसके फिर ट्रीटमेंट करने के लिए सेल्स क्या आगे प्रोड्यूस करेंगे? सेल्स आगे फिर प्रोड्यूस करेंगे हर्ब्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, हर्ब्स को ट्रीट करने के लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जहां पर कैंसर है, जो कैंसर कॉजिंग सेल्स है वो धीरे धीरे हर्ब्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर डॉक्टर्स क्या करेंगे? डॉक्टर्स हर्ब्स का इलाज करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैंसर का इलाज तो हमारे पास एज इट इज है नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, तो इनडायरेक्टली हम ऐसे कैंसर को ट्रीट कर देते हैं विद द यूज ऑफ जीन थेरेपी। फिर नेक्स्ट है बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल की एक है वैरायटी है बीटी ब्रिंजल। तो इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके ब्रिंजल को हमने बनाया था बीटी ब्रिंजल। जो बीटी ब्रिंजल हमने बनाया है ये एक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है। फिर आता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो होती है ना लोगों में, ये किस वजह से होती है? ये होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से होती है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कैसे होता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है जब हम कई बार किसी बीमारी को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वो हम एंटीबायोटिक की जो डोज होती है वो सही नहीं लेते। अब डॉक्टर कई बार बोलते हैं ना कि ये दवाई जो कोई भी देते हैं कि ये एक कोर्स है, इसको हम आपने 4 दिन लेना है, दिन में 2 बार लेना है, या ऐसे कोई भी हमें देते हैं। हम कई बार क्या करते हैं, जो डोज हमें दी जाती है एंटीबायोटिक की वो हम सही तरीके से नहीं लेते। हम कई बार क्या करते हैं, किसी दिन स्किप ही कर देते हैं या किसी दिन 4 बार ले लेते हैं 2 की जगह। तो उसकी वजह से होती है प्रॉब्लम जेनेटिक डिस्पोजिशन की। जेनेटिकली जो आगे बीमारियां ट्रांसफर होती है तो उसको बोलते हैं जेनेटिक डिस्पोजिशन। और ये होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है जब हम एंटीबायोटिक की इनकरेक्ट डोज लेते हैं। जो नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल में जो जेनेटिक की इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में कॉपी होती है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।